नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तशवीशनाक सूरत इख्तियार करता बिजली कटौती का मामला। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में धूल का गुबार उड़ाती सड़कें। और आम बजट को तमाम कसौटियों पर खरा उतरने वाला आवाम दोस्त बजट करार दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के आवाम। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवाम के लिए हर दिन मुश्किलों भरा होता है। हर दिन उनका सामना किसी न किसी चैलेंज से होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान की अपनी ही दिक्कतें क्या कम हैं जो इन्हें हुकूमत के जरिए दी जाने वाली मुश्किलात से भी जूझना पड़े। एक खास बात यह है कि यहाँ मुसीबतें भी मौसम के हिसाब से आती हैं। मौसम सरमा के अपने मसाइल हैं तो बारिश के दिनों की अपनी। इसी तरह गर्मियों के मौसम की मुश्किलात की भी अपनी अलग खुसूसी पहचान है। जैसे कि हर साल मौसम गर्मा में बिजली कटौती का मामला तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर लेता है और रवां साल भी ऐसा ही हो रहा है। बेपनाह बिजली कटौती तो इस साल बहुत बड़ी मुसीबत के तौर पर सामने आ रही है और इसकी मुखालफत में जिला गिलगित में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। गिलगित सिटी में ये एहतजाज है ताजिरों का। ये एहतजाज है महकमाए बरक़ियात और वापडा यानी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ। दरअसल इन इदारों की नाअहली की वजह से दारुल हुकूमत समेत पूरे खित्ते को शदीद लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से पूरा मुआशरा ही मुतासिर हो रहा है। लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाने की पहल की है ताजिर बिरादरी ने, क्योंकि उन्हें लाइट न रहने की वजह से हर दिन हजारों लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बड़े ताजिर ही नहीं बल्कि छोटे दुकानदार भी इससे काफी ज्यादा परेशान हैं। इसलिए आज ये लोग अपना कामकाज बंद करके एहतजाज पर आमादा हैं। अवलम तो बिजली का बिल होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो जो 2 रुपए यूनिट है उसी को बरकरार रखा जाए, वरना इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं वाज़ेह करूं, हम टैक्स देने के खिलाफ नहीं है। आप हमें आज ये आईनी हुकूक में शामिल कर दे। जितना आपका टैक्स बनता है हम उससे 10% ज्यादा दे देंगे आपको। हर साल बिजली कटौती का मामला ज्यादा ही तशवीशनाक बनता जा रहा है, जबकि कहा यह जाता है कि इस साल किसी तरह से काम चला लें, बस अगले साल से ये दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगले बरस से कटौती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दिन में 4-6 घंटे की कटौती से शुरू हुआ सिलसिला दिन के 10-12 घंटों तक पहुंच चुका है और ऊपर से रात को भी 3-4 किश्तों में कई घंटों के लिए बिजली चली जाती है। ऐसे में न बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है और न ही घरेलू कामकाज ही पूरे हो रहे हैं। हमारा दुश्मन है, हमारा आज़म हदफ वज़ीर आला कैटपदरी है, नूरी रवि सरकार है। हमारा जंग किसी और से नहीं है। उसके बाद हमारे असल दुश्मन हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, चाहे अयूब की शक्ल में हो, चाहे जैब की शक्ल में हो, गुलाम मोहम्मद की शक्ल में हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान के 24 लाख आवाम के दुश्मन और उनके हुकूक पर डाके डालने वाले बेगैरत ये 24 अरकान असेंबली है। ऐसा अक्सर देखने में आया है कि पुरअमन तरीके से एहतजाज करने पर हुकूमत इनकी नहीं सुनती, लेकिन ये सीधे साधे लोग तशद्दुद का रास्ता अपनाना नहीं चाहते, किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं चाहते। ये तो बस इतना ही चाहते हैं कि अगर बिजली काटना बहुत जरूरी है तो उसका कोई मुकर्रर वक्त तय कर दिया जाए, जिससे हम सभी को पता रहेगा कि इस वक्त बिजली रहेगी और इस वक्त नहीं। लेकिन मकामी महकमे को शायद बेमियादी बिजली कटौती की आदत पड़ी हुई है, इसलिए तंग आकर ये लोग अब असेंबली का घेराव करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि जब तक हुक्मरानों से ये लोग सीधे मुखातिब नहीं होंगे मसले का हल नहीं निकलेगा। खंबा हमारे जमीन में लगा है, मीटर हमने खुद लगाया है, तार हमने खुद लाया है, तो ये लाइन रेंट का हमारे समझ से बलातर एक चीज हम पे लागू किया है। लिहाजा हम अंजुमन ताजिरान इस चीज को बिल्कुल मानते नहीं है, इसको कंडम करते हैं
اور جب تک یہ لائن رین ختم نہیں ہوگا ہم محکمہ برقیات کے بل بالکل ادا نہیں کریں گے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں کہنے کے لیے بھاشا ڈیم جیسا بڑا پاور پروجیکٹ تعمیر ہو رہا ہے جس کی صلاحیت تقریباً 4000 میگا واٹ سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے ڈیم ہیں جن کی کچھ سال قبل توسیع بھی کی جا چکی ہے۔ اگر ان سے ملنے والی بجلی کا آدھے سے بھی کم حصہ اس علاقے کو دیا جائے تو یہاں 24 گھنٹے، جی ہاں 24 گھنٹے بجلی رہ سکتی ہے، لیکن نہیں، اس بجلی کو تو پاکستان جانا ہے، اس پنجاب صوبے میں جانا ہے جہاں سے پاکستان کے سارے اعلیٰ رہنما، فوجی اور بیوروکریٹس آتے ہیں۔ اپنی ہی بجلی پر کوئی اختیار نہیں ہے بیچارے گلگت والوں کا۔ یہی تو اصلی بدقسمتی ہے اس خطے کی۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں بجلی کٹوتی کی وجہ سے پیش مشکلات دیکھنے کے بعد اب چلتے ہیں جموں کشمیر، جس کی ترقی میں مرکزی حکومت کا بھی خاص تعاون ہے اور یہ حالیہ پیش کیے گئے بجٹ میں بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ لوک سبھا میں مرکزی وزیر خزانہ کی جانب سے پیش ہوئے عام بجٹ میں جموں کشمیر اور اس میں رہنے والی عوام کی فلاح و بہبودی اور ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے اہم ترین اعلانات کیے گئے ہیں۔ اس میں جموں کشمیر کے لیے بنیادی ڈھانچے، ہیومن ریسورسز، ٹورزم، ایجوکیشن، میڈیکل، ریل روڈ انفراسٹرکچر اور ایسے کئی اہم ترین شعبوں کو شامل کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عوام اس عام بجٹ کو تمام کسوٹیوں پر کھرا اترنے والا عوام دوست بجٹ قرار دے رہے ہیں۔ حال ہی میں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کی جانب سے پارلیمنٹ میں عام بجٹ پیش کیا گیا۔ اس میں ملک کے دیگر ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کی طرح جموں کشمیر کو بھی کئی اہم ترین سوغات دی گئی۔ مرکزی وزیر نے بجٹ میں تعلیم، کھیل اور سیاحت پر خاص ترجیح دی۔ اس کے لیے بجٹ سے JNK-UT کو بھی 42,277 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جموں کشمیر پولیس کو 9,789 کروڑ روپے ایکسٹرا فنڈ دیا گیا ہے۔ میں بھارت کے माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। एक ऐतिहासिक बजट कल देश की संसद में प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि विकसित भारत की मजबूत बुनियाद ये बजट रखेगा और विकसित भारत की मजबूत बुनियाद के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर की भी मजबूत नींव रखेगा। जैसे पहले से ही हम सबको ज्ञात है कि किसान, युवा, महिला और गरीब, ये जो चार तबके हैं मुख्य रूप से फोकस के केंद्र बिंदु रहे हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग जाएं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, लागत कम हो खेती की, युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, नारी शक्ति कैसे स्वावलंबी बने, MSME पर विशेष फोकस देकर के मुझे लगता है कि रोजगार बढ़ाने को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। जम्मू कश्मीर के बजट में भी हमारी चिंताओं को, या मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए वित्त मंत्री जी ने मुक्त हस्त से पैसा दिया है। लोकसभा में पेश किया गया ये बजट जम्मू कश्मीर के आवाम, खास तौर से नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट और मिडिल क्लास के साथ आबादी के सभी तबकों को मजबूत बनाने के नजरिए को जाहिर करने वाला है। इसके जरिए जम्मू कश्मीर में गुड गवर्नेंस, जमीनी सतह पर जमहूरियत, अवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी, काश्तकारी, कारोबार और तिजारत, सरमायाकारी, रोजगार के मौके, नए नए सियाहती मकामात को बढ़ावा देने के काम पूरे होंगे, जिससे आम शहरी से लेकर कारोबार और तिजारत से जुड़े लोग काफी मुतमईन हैं। जो इस बार बजट में जो इंसेंटिव्स और पॉलिसी जो डिक्लेयर हुए हैं वो ओवरऑल हम समझ रहे हैं कि वो दैट इज़ वेरी गुड फॉर द बिजनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो उसके लिए हम समझते हैं कि उसमें काफ़ी स्कोप है कि हमारी जो बिजनेस एंड ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें काफ़ी बूस्ट मिलेगा।
बजट में पेश किए गए एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर को जारी रकम 42,277 करोड़ रुपए गुज़िश्ता साल के बजट 41,751 करोड़ रुपए से 1.2% ज्यादा है। बजट के जरिए वसाइल की कमी को पूरा करने के लिए 40,619 करोड़ रुपए की माली इमदाद देना तय किया गया है। जम्मू कश्मीर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए 279 करोड़ रुपए रखे गए हैं। किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 130 करोड़ रुपए, जबकि रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 476.44 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रिसोर्सेज गैप की भरपाई के लिए 101.77 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को 9,789.42 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके साथ ही अवाम की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मंसूबों और इक़दामात पर खास तवज्जो मरकूज की गई है। ओवरऑल बजट को देखा जाए तो स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बात की गई, नई इंडस्ट्री पार्क को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है, 100 करोड़ तक कोलैटरल फ्री लोन्स देने के लिए बात की गई है, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शंस की बात की गई है, लैंड रिफॉर्म को लेके बात की जाए तो डिजिटल फुटप्रिंट्स को मार्क करने के लिए बात की गई है, किसानों के लिए 5 राज्यों में क्रेडिट कार्ड स्कीम्स का प्रावधान किया गया है। अगर मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखूं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की डेवलपमेंट की बात की है उनको देखूं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर देखूं, तो ये अल्टीमेटली ये सारा का सारा इम्पैक्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी आने वाला है। तो अगर हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए बात करते हैं, तो ये सारे का सारा पूरे देश में तो है ही है, तो ये सारा जो लाभ है हमारे J&K में भी मिलने वाला है। गुज़िश्ता चंद बरसों में जम्मू कश्मीर मुल्क की तमाम तरक्की याफ्ता रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की फहरिस्त में आगे बढ़ता जा रहा है। हालिया कुछ बरसों में मुल्क की सतह पर जारी की गई रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर को तरक्की के अलग अलग पैमानों पर अव्वल मुकाम दिया गया है। मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मकामी लोगों की तर्ज जिंदगी में दिन ब दिन बेहतरी लाई जा रही है। ताहम मकामी लोगों की बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा बजट अहमियत का हामिल है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पामीर टाइम्स ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पिघलते ग्लेशियर्स पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में टाइम बम बने हुए हैं। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित यूनिवर्सिटी में 2 गुटों के आपसी टकराव में दर्जन भर से ज्यादा तालिबे इल्म जख्मी और गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तान की दहशतगर्दी, तबाही और अनासिरों को फरोग देने की रिवायत ने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को बर्बाद कर दिया है। फिरकों के दरमियान आपसी झगड़ों की वजह से लोगों की तवज्जो हुकूमत के निकम्मेपन से हटी है। इस्लामिक इन्फो सेंटर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में कामगारों ने अपनी मुस्तकिल मजदूरी के मुआहदे के लिए एहतजाज किया। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर के TRC ग्राउंड में डिप्टी कमिश्नर ने लड़कों के अंडर 19 एज ग्रुप के T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय हिफाजती अमले ने नाकरकोट में पहले फुली डिजिटल स्कूल का इफ्तिताह किया। ये इक़दाम क्रॉस बॉर्डर से जारी शेलिंग और दहशतगर्दी से मुतासिर इलाकों में बच्चों को आला दर्जे की तालीम की दस्तयाबी को यकीनी बना रहा है। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि नौ तामीर चिनाब रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर की तरक्की में गेम चेंजर साबित होगा। ये रेलवे पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है जो वादी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। यहाँ पर ये जालिम और खूंखार दरिंदे रोजाना की बुनियाद पर कत्ल गारतगरी कर रहे हैं। कई लाख कश्मीरी इन जालिमों की दरिंदगी का शिकार हो चुके हैं।
पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर के बारे में दुनिया को गुमराह करने के लिए उसे नाम निहाद आज़ाद कश्मीर का नाम दे रखा है, जबकि हकीकत में ये खित्ता पाकिस्तान के गुलामी में रहने की वजह से छटपटा रहा है। इस दरमियान यहाँ के हालात के बारे में पाकिस्तानी मीडिया की खास भूमिका दिखाई दे रही है। वो कश्मीर के बारे में हर वक्त झूठ बोलता दिखाई पड़ता है। इन मीडिया हाउसेज में भी PTV का नाम सरे फहरिस्त है। वो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के बारे में तो एक लफ्ज नहीं बोलता, लेकिन तेजी से तरक्की की राह पर गामजन जम्मू कश्मीर के बारे में अनर्गल बयानबाजी करने से बाज नहीं आता। PTV चैनल शायद ये बात भूल गया है कि यहाँ भारतीय हिफाजती अमला इसलिए तैनात है क्योंकि इस्लामाबाद ने दहशतगर्दों की दर अंदाजी करवाकर जम्मू कश्मीर में दरपर्दा जंग छेड़ रखी है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में एक नहीं बेशुमार दिक्कतें हैं। कहीं स्कूल नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं अस्पताल नहीं और बहुत सी जगहों पर तो ये सभी मसाइल एक साथ देखने को मिलते हैं, जिनसे जूझते हुए आवाम का दम निकल जाता है। इनमें एक और मुश्किल यानी खराब सड़कों को शामिल कर लें तो फिर आवाम का खुदा ही खैर करे। आमतौर पर इस खित्ते के बेशतर इलाकों का यही हाल है। दूर दराज के बालाई इलाके की सड़कें तो खास तौर से भी धूल का गुबार उड़ाती और बड़े बड़े गड्ढों में धंसी नजर आती हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सड़कें तरक्की का आईना कही जाती हैं। बिना बोले किसी इलाके की तरक्की का जायजा लेने का आसान रास्ता सड़कों को ही माना जाता है। अगर सड़कें अच्छी हों तो वो इलाका तरक्की याफ्ता कहा जाता है और अगर टूटी फूटी गड्ढों से भरी हुई हों तो यकीनन उस इलाके का शुमार पिछड़े इलाकों में होता है। इस पैरामीटर के लिहाज से भी पूरा पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान बेहद पसमानदा नजर आता है। चाहे कोई भी जिला हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी कस्बा हो, सूरत हाल सभी जगहों की एक जैसी ही है। यहाँ तक कि शहरी इलाकों की सड़कें भी अपनी तबाही दास्तां खुद बयां करती दिखाई दे रही हैं। जब शहरों का ये हाल है तो फिर गांव और कस्बों का क्या कहना। सड़कों के हवाले से अभी रिसेंटली अभी काम हो रहा है, लेकिन जो है पूरा प्रॉपर नहीं हुआ। लेकिन इस साल होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे ज़ायरीन बहुत सारे पैदल सफर करके वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे बहुत सारी तकलीफें हुई। और ज़ायरीन के लिए कि जल्द अज जल्द इस रोड को जो ना तैयार होनी चाहिए अबू शेख अली के लिए, ताकि जो ना ज़ायरीन में कोई मसला मसाइल ना हो। ज़ियारत करने और जुलूस में शिरकत करने के लिए स्कर्दू से सैकड़ों लोगों का काफिला मुश्किल सफर तय करके सरहद के नजदीक पहुंचा। इनकी ख्वाहिश थी शेख अली के आस्थाने पर आकर जियारत करने की, लेकिन यहां तक पहुंचना किसी इम्तिहान से कम नहीं था। कई घंटों का सफर करके ये लोग पहुंच तो गए, लेकिन इनको ढेरों शिकायतें हैं। आसपास के इलाके इस सड़क से ही लिंक है, लेकिन न जाने कितने जमाने से ये टूट फूट का शिकार है। ये लोग तो स्कर्दू से यहाँ एक दिन के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ से जो लोग रोजाना गुजरते हैं उनकी सूरत हाल का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। क्या खास और क्या आम, हर किसी को यहाँ से आने जाने में डर सा महसूस होता है। हजारों लोगों के लिए ये रोजाना किसी टेस्ट की तरह है। फिर भी टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना लोगों की मजबूरी बन चुका है। कल रात को तकरीबन 11:30 बजे स्कर्दू से निकले हैं जी। तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि जो शेख अली के आस्थाने पे आके ज़ियारत भी कर लें माशाअल्लाह, और खुसूसन आज के दिन यहाँ पर जो जुलूस होता है उसमें शिरकत करके यहाँ तक तो हम आ गए। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें मालूम हुआ कि रोड की हालत जो है बहुत खस्ता है। और हमें यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि हमारे सरकार ने जो है इसको ठेके पे दिया हुआ है किसी ठेकेदार को, लेकिन ठेकेदार ने बर वक्त काम नहीं किया और कई सालों से ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और लोगों को आमदरफ्त में बहुत सख्त मुश्किलात हैं, खुसूसन इन अयाम में जब यहाँ पर दूर दराज से जो है वो आज़ादारी के लिए आज़ादार तशरीफ लाते हैं, जिसमें वो अगर जिसको ठेका दिया है ठेकेदार को थोड़ा लगाम दे, उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाए, तो वो टाइम पीरियड में ख़त्म कर सकता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों की तामीर पर खर्च की जाने वाली बेशतर रकम हुकूमत, इंतज़ामिया और ठेकेदारों में बढ़ जाती है, और जो कुछ बचता है उससे इतना नाक़िस किस्म का तामीरी काम होता है कि सड़कें कुछ महीने में ही
बिल्कुल तबाह हाल हो जाती हैं। बहुत सी जगहों का हाल ऐसा है कि जब लोग मुताल्लिका महकमे से सड़कों की तामीर करवाने में कामयाब नहीं हुए तो खुद ही चंदा इकट्ठा करके सड़क तामीर करवाई। हालांकि पीडब्ल्यूडी वालों की बेशर्मी देखिए कि जब इसकी मरम्मत की जरूरत पड़ती है तो महकमा इस काम से भी कन्नी काट लेता है। हम गाजी से आए हैं, पूरे काफिले की सूरत में तकरीबन सैकड़ों लोगों का एक काफिला है। यहाँ पर आप शेख अली इब्राहिम के लिए खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। रात गए हम यहाँ पर आए थे, पहली बार हमारा ये सफ़र था, लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है रोड का। तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि कम से कम ये सड़कों की हालत कम से कम बेहतर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अक़ीदतमंद लोग हैं वो यहाँ पर सलामी अक़ीदत पेश करने के लिए आ सकें। दिन बदलते हैं, हफ्ता बदलता है, महीना बदलता है, साल बदलता है, लेकिन अगर नहीं बदलती तो वो है पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाले अवाम का नसीब। इन बदनसीब लोगों के मुकद्दर में अच्छी सड़कों पर सफर करना शायद लिखा ही नहीं है। दरअसल सड़कें तभी बेहतर होंगी जब हुकूमत, अफसरान और मुताल्लिका महकमा ऐसा चाहेगा। लेकिन वो लोग भला ऐसा क्यों चाहेंगे? अगर सड़कें ठीक हुई तो बार बार उन्हें ठीक करने के नाम पर निकलने वाले टेंडरों का क्या होगा? उस पैसे का क्या होगा जो नीचे से ऊपर तक सभी में उसकी हैसियत के मुताबिक बढ़ता है? इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियां देखने के बाद अगर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को मसाइलिस्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बात सिर्फ जिला स्कर्दू या फिर सरहदी इलाकों की नहीं है, बल्कि हर अजला के लोग इसी तरह परेशान हैं। ऐसे में स्कर्दू जैसी कहानी यहाँ कदम कदम पर बिखरी है और यहाँ रहने वाले लोगों ने मानो इन्हीं मजबूरियों में रहना सीख लिया है। बहरहाल अब लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत उम्मीद मंसूबे को कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। इसके जरिए मुख्तलिफ देही इलाकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मकामी ख्वातीन को इस काबिल बनाया जा रहा है कि वो घर में या फिर आसपास ही छोटे बड़े काम करके अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, जैसा कि सरहदी जिला राजौरी के ब्लॉक बुढ़ल में यकीनी होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप की ख्वातीन कटिंग, टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी और ऐसे कई मसनूआत बनाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों की खवातीन अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, इसके लिए इंतजामिया पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। इसकी मिसाल जिला राजौरी के ब्लॉक बुढ़ल के देही इलाकों से देखने को मिल रही है। यहाँ पर NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के उम्मीद मंसूबे के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी मकामी खवातीन मुख्तलिफ मसनूआत और साजो सामान को फरोख्त करके मुनाफा कमा रही हैं। इनकी मदद के लिए मुतालिका महकमे के एहलकार अपना किरदार पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा कर रहे हैं। हम हर पंचायत में जाते हैं और उनको बताते हैं कि जहाँ पे भी अलग थोड़े इधर गांव में दूर दूर घर होते हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके अपनी स्कीम के बारे में बताते हैं। फिर उनका एक ग्रुप के नाम पे एक जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं जिसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर 3 उसको ग्रुप को चलाते हैं और 8 या 10 मेंबर का एक ग्रुप बन जाता है। फिर उसके बाद इनसे हम खुद की सेविंग शुरू करवाते हैं। जैसे एक लड़की ने 100 रुपया दिया, 8 लड़की हैं तो 800 रुपया बन गया। वैसे भी 5-6 महीने तक करती हैं। उसके बाद फिर हम हमारे NRLM की तरफ से 15,000 RF के नाम पे एक लोन इशू किया जाता है, रिवॉल्विंग फंड। उसके बाद हम इनको 40,000 रुपया लोन भी इशू करवाते हैं हमारी स्कीम से ही। बुढ़ल इलाके में हेल्प ग्रुप की खवातीन अपने पैरों पर खड़ी हो सके, इसके लिए इन्हें मुख्तलिफ मसनूआत बनाने की तरबियत मुहैया करवाने से लेकर आसान शरह सूद पर बैंक लोन की दस्तयाबी तक हर महाज पर मदद की जा रही है। अब इसे मकामी खवातीन का बढ़ता खुद एतमाद और हौसला नहीं तो और क्या कहेंगे कि मंसूबे के तहत हासिल की गई इमदाद के मार्फत चंद एक साल पहले ही मकामी सतह पर शुरू किया गया चप्पल बनाने का कारोबार कई घरों में आमदनी बढ़ाने का मौका बनकर सामने आया है।
میں 2018 سے NRLM کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں. ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. میں نے سینٹر بھی رکھے ہیں, ہم گدیاں بھی بناتے ہیں اور یہ رومال وغیرہ بھی بناتے ہیں. دکانیں بھی ہمارے پاس 2 چل رہی ہیں. امید کی ہم نے ہیلپ لے کے آج میرے پاس 2 گاڑیاں بھی چل رہی ہیں. تو ہم نے لون اس سے بہت زیادہ لیا. پہلے ہمیں 15,000 ملا تھا, اس کے بعد میں نے لون لیا 40,000, اس کے بعد 50,000 لیا تھا, وہ میں نے ختم کر کے اب میں نے 1 لاکھ کا لون اور لیا ہوا ہے. گاڑیوں پہ وہ لگایا میں نے. ہمیں بہت زیادہ اس امید اسکیم سے جڑ کے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. میرے پاس 13-14 گروپ چل رہے ہیں, ان پہ میں کمیٹی موبلائزر کا کام بھی کر رہی ہوں. ہمیں میت کے بہت فائدے ہیں. میں نے بھی 15,000 روپیہ لیا لون, وہ مکا رہی ہوں. اب وہ جب پیریڈ ختم ہوا پھر میں بھی 40,000 لوں گی, اور میں بھی اسی میں کام کرتی ہوں, سلائی وغیرہ کا کام کرتی ہوں. اس میں سلائی کی مشینیں بھی دیتے ہیں. لڑکیوں کو اگر سکھانا چاہتا ہو کوئی تو وہ بھی سیکھ سکتے ہیں. ہم سب کام کرتے ہیں. تو ٹریننگ کہاں ملتی ہے آپ کو؟ رجوری ITI بھی ملتی ہے, بکوری بھی ملتی ہے. پھر کوئی جانا چاہے جموں بھی جا سکتا ہے, اور باہر گروپ جب میلے لگتے ہیں دور دور ہم جا سکتے ہیں, کوئی جانا چاہتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مقامی خواتین کو گھر کا سارا کام نپٹا لینے کے بعد کافی سارا خالی وقت مل جاتا ہے. ایسے میں اپنے خالی وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے مقامی خواتین امید منصوبے کے تحت نہ صرف مختلف پروڈکٹس تیار کرنے میں مصروف ہیں, بلکہ دوسری خواتین کو بھی برسر روزگار بنانے کا راستہ تیار کر رہی ہیں. یہاں پہ ہر لڑکی اسکیم کی وجہ سے گھر میں اپنے لیے پیسے کما رہی ہے, مشین چلا رہے ہیں. ایسے ہم پہلے ان امپلائمنٹ تھا, اب سبھی گھر اچھے سے چل رہے ہیں. موجودہ وقت میں جموں کشمیر کے مختلف دیہی علاقوں میں سیلف ہیلپ گروپ کے ذریعے خواتین ایک دوسرے کے ساتھ تعاون دیتے ہوئے خود کو مالی طور پر مضبوط بنا رہی ہیں. زرعی پیداوار, ڈیری پروڈکٹس اور ساز و سامان کے چھوٹے بڑے پروڈکٹس تیار کرتے ہوئے اپنا خود کا برانڈ تیار کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی پیکیجنگ اور مارکیٹنگ کی معلومات کے ذریعے دیہی علاقوں کے مختلف مصنوعات ملکی اور بین الاقوامی بازاروں میں اپنی خاص پہچان بنا رہی ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. چلا جائے تو یہاں سے پاکستان, افغانستان, کرغزستان, قزاقستان اور روسیا ہوتے ہوئے بلغاریہ کے اس چھوٹے سے گاؤں تک پہنچا جا سکتا ہے جہاں الکا نام کی لڑکی کا گھر ہے.